जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी प्यारे मित्रों को। चलिए हम आज इस क्लास के माध्यम से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। उससे पहले हम क्लास शुरू करें उससे पहले हम आज की मोटिवेशन लाइन की हम बात करेंगे। तो युवा वही होता है जिसके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आँखों में सपने होते हैं। तो ये महत्वपूर्ण लाइनें जो कि बहुत ही अच्छा लाइनें हैं जो कि दिल को छू जाने वाले हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, युवा वही होते हैं जिसके हाथों में शक्ति और पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आँखों में सपने होते हैं। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं सभी एग्ज़ाम के लिए। जिस भी एग्ज़ाम में सामान्य अध्ययन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सारे एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज की क्लास की हम बात कर लेते हैं। तो आज का हमारा सवाल है पहला, बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कर्क रेखा के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से गुजरती है भारत के। यहाँ पे देख सकते हैं भारत, ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ से बीचों बीच की बात करें तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। अब बात करते हैं कर्क रेखा सबसे अधिक किस राज्यों से गुजरती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मध्य प्रदेश जो बड़ा है, मध्य प्रदेश सबसे अधिक कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम कर्क रेखा की बात करें तो ये राजस्थान, छोटा सा हिस्सा यहाँ पे लगता है। तो राजस्थान का छोटा सा एरिया यहाँ पे कर्क रेखा से गुजरता है, सबसे कम राजस्थान से और सबसे अधिक मध्य प्रदेश से। अब बात करते हैं यहाँ पे भी 8 राज्य का नाम मेंशन किया हुआ पे देख सकते हैं, 8 राज्य यहाँ पे दिया गया साइड में। तो कर्क रेखा है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब इसको याद कैसे करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं, याद करने का ट्रिक है, बहुत ही इजी ट्रिक है। मीटर पर गमछा झाड़, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक है जो कि आसानी से आप याद कर सकते हो। तो देख सकते हैं यहाँ पे नीचे में दिया गया है। अब इससे महत्वपूर्ण होने वाले सवाल की बात करें तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देख सकते हैं कर्क रेखा की कुल लंबाई की बात करते हैं 3214 किलोमीटर है, यानी कि 3214 किलोमीटर लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे देख सकते हैं। अब वहीं बात करते हैं भारत में किस राज्य में कर्क रेखा अधिकतम लंबाई है। तो हम मध्य प्रदेश बात ही कर चुके हैं। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी की बात करें तो यहाँ पे माही नदी है। भारत में कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई की बात करते राजस्थान में है। और कर्क रेखा और ग्रीनविच मेरिडियन छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के भैंसा मुंडा के एक दूसरे को काटती है। तो कर्क रेखा की कुल बात करें वर्ल्ड में तो कुल 18 देशों से दुनिया में गुजरते हैं कर्क रेखा। यहाँ पे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन नहीं रहा। तो अब बात करते हैं यहाँ पे कर्क रेखा की बात करें छत्तीसगढ़ में क्या होता है। कर्क रेखा यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे ग्रीनविच टाइम और कर्क रेखा दोनों एक दूसरे को काटते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, याद रखना, खूब एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल। तो चलिए हम आज की सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का ये था ललन टॉप क्वेश्चन की बात करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की जिसमें कि हम बात करेंगे लुसेंट का रिवीजन करेंगे। एनसीईआरटी की बात करते हैं 6 से लेकर 12 तक का जो साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल सारे क्वेश्चनों को हम यहाँ से रिवीजन करेंगे। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हिस्ट्री रिवीजन करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी का ज्योग्राफी रिवीजन करेंगे, सिविक्स की रिवीजन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे पॉलिटी रिवीजन करेंगे, उसके बाद साइंस यानी कि 6 to 12वीं तक का जो रिवीजन करेंगे। और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त हो सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम बेसिक से शुरुआत से स्टार्ट किए हैं। पिछले वाला वीडियो अगर नहीं देखें तो ज़रूर जाके देखें, वहाँ पे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तो चलिए हम बात करते हैं आज की पहला नंबर सवाल की। तो कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ की बात करते हैं 14 पूर्व है। और जैन साहित्य को कहा जाता है आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचिता कौन है, भद्रबाहु है। अनेकांतवाद जिसका क्रोध यानी कि केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन जैन मत पर आधारित होते हैं, अनेकांतवाद का ध्यान रखना है। वही बात करते हैं महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किससे के लिए की जाती है, किसके लिए की जाती है। तो बाहुबली के लिए की जाती है, इसी से संबंधित है। अब बात करते हैं जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। तो जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, पहले नंबर। और प्रथम जैन महासभा पाटलिपुत्र में, और द्वितीय जैन महासभा का आयोजन की बात करते हैं वल्लभी में हुआ था, ये ध्यान रख रहे हैं। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में, तो प्राकृत एवं अर्धमगधी भाषा में हुआ था। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही प्रमुख होना चाहता था। तो देवदत्त जो है बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था, ये ध्यान रखने हैं। वही बात करते हैं हेलियोडोरस
का वेशनगर अभिलेख संबंधित है? तो केवल वासुदेव से संबंधित था। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है, ये ध्यान रखना। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल थे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक रहा था? तो हिंदू यूनानी का रहा था, ध्यान रखने। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? सातवतों ने प्रारंभ की थी सर्वप्रथम वासुदेव कृष्ण की पूजा। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो नालंदा प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। अब यहाँ से हम बात करें तो महाजनपद काल का स्टार्ट हो जाता है यानी आरंभ हो गया है। तो बात करते हैं पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था, याद रखने हैं। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका था। और नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद नंद था। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके समय में हुआ था? किनके द्वारा किया गया था? तो ईरानियों के द्वारा किया गया था, ये ध्यान रखने। अब बात करते हैं सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया था? उदयन ने किया था। 323 ईसा पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, बेबीलोन में हुआ था। अब बात कर लेते हैं वहीं पे सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो झेलम नदी के तट पर जो है पड़ाव डाला हुआ था, ये ध्यान रखने। किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो बात करते हैं उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन को जो है शहरीकरण यानी कि नगरीकरण का प्रतीक माना गया है, प्रारंभ। वही बात करते हैं मगध की प्रथम राजधानी कहाँ से थी? कौन सी थी? तो गिरिब्रज थी या राजगिरी। मगध की यानी कि प्रारंभिक राजधानी, प्रथम राजधानी। अब बात कर लेते हैं किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो उदयन के द्वारा किया गया था। 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है, अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है 16 महाजनपद के बारे में। भगवती सूत्र में भी मिलता है और अंगुत्तर निकाय में भी मिलता है, ये ध्यान रखना है। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? घनानंद जो था सिकंदर महान के समकालीन था, मगध के राजा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी में हुआ था, ये ध्यान रखने। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस वंश का शासन था? तो बात करें नंद वंश का शासक था। ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था मगध था, ध्यान रखने। बिहार में कुल 3 महाजनपद थे, ध्यान रखने। और उसमें से भारत का बात करते हैं टोटल 16 महाजनपद थे भारत में, जिसमें कि 3 बिहार में है। उसमें से सबसे शक्तिशाली 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। जैसे मगध था, अंग था, बज्जी था, 3 महाजनपद था बिहार में, ध्यान रखना। बात करते हैं नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो घनानंद था। और भारत में सिक्कों यानी कि मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व में हुआ था। अभिलेखीय साक्ष्य के प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ पे? कलिंग में खोजी गई थी। इस कलिंग साक्ष्य से प्राप्त होता है कि वहाँ पे आनंद राजा के आदेश से एक नहर खोजी गई थी। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, डेरियस ने सर्वप्रथम जो है भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। वहीं बात करते हैं मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारण बस अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो अजातशत्रु की बात करते हैं, इसे पितृहंता वंश भी कहा गया है, ध्यान रखने। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो शिशुनाग ने। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, ये भी ध्यान रखने, दोनों में किया गया है। वही बात करते हैं विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा किया गया था। वही बात करते हैं प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो अर्धचंद्राकार है, क्योंकि अर्धचंद्राकार इसी का होता है, ये ध्यान रखें। वही बात करते हैं मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ थे मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक। वही बात करते हैं हम नेक्स्ट की, तो कलिंग ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया? तो भोजक कहा जाता था। गांव के मुखिया को क्या कहा जाता? भोजक। और गृहपति का अर्थ होता था धनी व्यक्ति। गृहपति का अर्थ होता है गृह व्यक्ति, धनी व्यक्ति। वही बात करते हैं यहाँ पे जैन संगीति है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीत जैन संगीति की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, स्थूलभद्र के समय में हुआ था। अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र था। कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में, समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति 512 में हुआ था।
वल्लभी के समय वल्लभी स्थान पर हुआ था। देवर्षि क्षमा श्रवण के अध्यक्षता में किया गया था, ये ध्यान रखना। अब उसके साथ हम बात करते हैं बौद्ध संहिता के बारे में भी, जो काफ़ी बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैन संहिता के साथ ही साथ हम बौद्ध संहिता का भी आयोजन कर लेते हैं, यानी चर्चा कर लेते हैं। बात करते हैं प्रथम बौद्ध संहिता आयोजन 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के समय में राजगिरी में महाकश्यप की अध्यक्षता में। द्वितीय की बात करते 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासक काल में वैशाली में हुआ था, वहीं सर्वकामिनी के अध्यक्षता में हुआ था। तृतीय की बात करें 251 ईसा पूर्व में हुआ था, अशोक के समय में पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। और अध्यक्षता की बात करते हैं मोगलीपुत्र तिस्मु ने किया था। और चतुर्थ बौद्ध संहिता की बात करते हैं प्रथम सदी में हुआ था, कनिष्क के समय में हुआ था। शासन था उसमें कनिष्क, और कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, और अध्यक्ष वसुमित्र था। इसी के समय बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बट गया था, यानी कि 2 भागों में बट गया था। एक था हीनयान, याद रखना है, कई बार पूछे गए एग्जाम में। और दूसरा था महायान, ये ध्यान रखना है। हीनयान महायान 2 शाखा में बट गया था चतुर्थ बौद्ध संहिता में बौद्ध धर्म, ये ध्यान रख रहे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं 16 महाजनपदों के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं प्रमुख महाजनपद है मगध, राजगिरी है, राजगिरी या राजगीर में, यहाँ पे इसके बारे में दिया गया है। अंग की बात करें चंपा आधुनिक शहर जो भागलपुर है। काशी की बात करें वाराणसी कहलाता है, बनारस। बज्जी की बात करें वैशाली विदेह यानी कि मिथिला क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यहाँ पे दिया हुआ है इसी के बारे में पूरा डिटेल। और कौशल की बात करते श्रावस्ती, इसकी राजधानी थी। कुरु जो है अभी इंद्रप्रस्थ इसका राजधानी थी। चेदी शक्तिमती थी। अब मल की बात करें तो मल हो जाता है अभी कुशीनगर, उसका राजधानी था। असमक की बात करते हैं पोतन पैठान था, यहाँ देख सकते हैं। वत्स की बात करते हैं कौशाम्बी था। पंचाल का चित्र था राजधानी। मत्स्य का विराटनगर था। अवंती का उज्जैन या महिष्मती था। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा महाजनपद दिया गया है। और गंधार की बात करते तक्षशिला, पुष्प कलावती इसका था। सुरसेन मथुरा और कम्बोज का राजपुर यानी कि हाटक इस तरह का राजधानी हुआ करता था। ये पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं। कहीं एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब वही बात करते हैं मौर्य काल के इतिहास के बारे में। मौर्य काल की बात करें तो कार्यकाल रहा था 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व मौर्य काल का समय रहा था। और मौर्य साम्राज्य की राजधानी किसने स्थापना की थी मौर्य साम्राज्य की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पंथ था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त था। वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? मौर्य सम्राट अशोक का था। और अशोक के बारे में खूब पूछा जाता है, मौर्य सम्राट अशोक के बारे में। कौटिल्य अचानक किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान किस धर्म को अंगीकार किया था? कलिंग विजय के बाद अशोक महान ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। चंद्रगुप्त ने के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने किया था। और वही बात करते सांची किस कला यानी कि कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध का। और सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुवाकी था। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? मागधी प्राकृत का प्रयोग किया था। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला भेजा था, ये ध्यान रखना है बिंदुसार ने। अब वही बात कर लेते हैं मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में बांटा था? 7 श्रेणी में। ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते, काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछे भी गए हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला है? राजनीतिक नीतियों पर, ये भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछे गए। कौटिल्य अर्थशास्त्र पुस्तक किस पर आधारित है? राजनीतिक विषय पर आधारित है, ये ध्यान रखना। कई बार तो ये पूछा गया है सांची का स्तूप किसने बनाया था, या सांची का स्तूप किससे संबंधित है? अशोक से, ये भी ध्यान रखना है, खूब पूछे जाते हैं क्वेश्चन। वही बात करते हैं पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो है मुख्यतः किससे बना था? लकड़ी का बना था। काफ़ी ये भी खूब पूछे जाते हैं। बराबर यानी कि गया जिला में स्थित है बराबर की गुफाएं का उपयोग किसने आश्रयगिरी के रूप में किया था? आजीविकों ने किया था, जो कि अभी गया जिले में स्थित है। बराबर की पहाड़ी खूब पूछे जाते हैं, ये भी ध्यान रख रहे हैं। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से यह साबित हो जाता है कि किसका चंद्रगुप्त प्रथम का पश्चिम भारत तक फैला हुआ था इसका प्रभाव, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो भाबड़ू स्तंभ में। वही बात करते हैं अर्थशास्त्र का लेख
समकालीन था। अर्थशास्त्र का लेखक जो है समकालीन था चंद्रगुप्त मौर्य का, ये ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश राजवंश ने शासन किया था? मौर्य वंश ने शासन किया था नंद वंश के बाद। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध ज्ञान था तक्षशिला था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका था। अब वही बात करते हैं जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विशाखदत्त जो है जिसके ग्रंथ में मौर्य का विशिष्ट रूप में वर्णन किया विशाखदत्त में हुआ है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है तो वह है इंडिका में। पाटलिपुत्र के बारे में इंडिका में वर्णन किया है, ये ध्यान करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट विषय की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारा यहाँ तक हो चुका है, और इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर जाके देखें, वहाँ पे बेसिक से हमने शुरुआत से कराई हुए हैं, और आगे भी हम इस तरह अपना जारी रखेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि इस तरह का सिलसिला आपको कैसा लगा है, तो हम इसे आगे जारी रखेंगे। अब बात कर लेते हैं हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के किस राज्य में स्थित है? रंगपुर की बात करते हैं, ये गुजरात राज्य में स्थित है हड़प्पाकालीन स्थल, ये ध्यान रखना है। वहीं बात कर लेते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक पड़ डैश के आसपास बने हुए थे, आंगन के आसपास ही बने हुए थे, ये ध्यान रखना है। हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदियाँ पाई गई है कहाँ पे? तो लोथल में। अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेट्स घाटी के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को डैश कहते थे तो मिलवा कहते थे। यानी कि अनेक विद्वान, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेट्स घाटी के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते थे? मिलवा मानते थे, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को डैश भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था, तो 3 भागों में विभाजित किया गया था, ध्यान रखना है। डैश हड़प्पा स्थल हरियाणा में है, तो राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की यानी कि डांसिंग गर्ल की सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी। किसका? कांसा का उपयोग करके बनाई गई थी, ये ध्यान रखना है। वही बात करें सिंधु घाटी का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद डैश नदी के किनारे स्थित है पर स्थित था, तो परबरा नदी पर स्थित था, ये ध्यान रख रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है, तो बात करें दैमाबाद में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का डैश स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो रोपड़ जो सिंधु नदी के तट पर नहीं स्थित है। और राजस्थान में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल की बात करते हैं कालीबंगा है राजस्थान में, ये ध्यान करें, खूब पूछे जाते हैं। कालीबंगा कहाँ स्थित? राजस्थान में। हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6ठी-5वीं शताब्दी यानी कि BCE में पुराने फारसी शब्द डैश का उपयोग किया जाता था, तो हिंदू में यानी कि सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6ठी-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पुराने फारसी शब्द का प्रयोग किया जाता था हिंदू में। अब बात करते हैं यहाँ पे मिलान दिया गया है, देख सकते हैं मिलान। तो यहाँ पे बात करते हैं चनुद्रो से सरसों प्राप्त हुआ था, हड़प्पा से तिल, और कंतासी से कोदो, और हुलास से धान। ये ध्यान रखना है, चनुद्र से सरसों, हड़प्पा से तिल, कंतासी से कोदो और हुलास से धान की प्राप्ति हुआ था, ये ध्यान रखना है। अब ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल की ओर बढ़ते हैं हम। तो हमारा यहाँ तक समाप्त हो चुका है, आगे बढ़ते हैं, इसी तरह आगे जारी रहेंगे। वही बात करते हैं उपनयन समारोह से तात्पर्य है बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता था। उपनयन का मतलब बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता। अभी भी बहुत से व्यक्ति करते हैं जनेऊ को धारण, ये ध्यान रखना है, खास करके हिंदू समाज में। और वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति थी तो उच्च थी। 4 वेदों में प्रथम वेद था ऋग्वेद। भारत में मूर्ति पूजा शुरू हुई थी आर्यों के काल से पूर्व से ही। आर्यों का जब आगमन हुआ था उससे पहले ही भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ हो चुका था, ये ध्यान रखना है। और पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? पेशा था। पहले पेशा के आधार पर, अभी भी पेशा के आधार पर ही उसी समय का अध्ययन है जो कि बांटा हुआ है समाज को जातियों के आधार पर। वही बात करते हैं सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य की बात करें रामायण है। भारत में मूर्ति पूजा आरंभ होने के लगभग संकेत है आर्यों के काल से ही। और आर्यों के दर्शन और सिद्धांत की व्याख्या करता है उपनिषद। और वह सामाजिक प्रथा जो केवल ऋग्वैदिक काल का प्रतीक है तो दहेज प्रथा है। और वैदिक काल में वह अनाज जिसके लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वह है चावल। और सत्यमेव जयते महाकाव्य उद्धृत है तो मुंडकोपनिषद से। अब बात कर लेते हैं हम
कि वेदों में गद्य प्रकरण कहलाते हैं, वेदों में गद्य प्रकरण कहलाते हैं ब्राह्मण, और ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है उपनिषद। ऋग्वेद में डैश देवता का सर्वाधिक महत्व का वर्णन मिलता है, इंद्र। और प्राचीनतम वेद की बात करते ऋग्वेद है, वह भारतीय पुरातन ग्रंथ जिसमें अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। अर्थशास्त्री, मनुस्मृति और न्याय मीमांसा इसमें जिक्र मिलता है, ये ध्यान रखना। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण डैश के ब्राह्मण मूल पाठ है यजुर्वेद। किसके ब्राह्मण के मूल पाठ है? यजुर्वेद के, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र समर्पित है सावित्री को, देवता सावित्री को। और सर्वाधिक प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण उपवेद नहीं है, योग वेद जो है उपवेद नहीं है। वैदिक देवता इंद्र के देवता है वर्षा, वैदिक देवता इंद्र के देवता है कौन? वर्षा व चक्रवात के। अब बात करते हैं बृहदारण्य, मुंडक और तैत्तिरीय डैश श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है। उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथ के उदाहरण है। हिंदू धर्म में डैश देव को पौधा के स्वामी, रोगों के उपचारक एवं धन के दाता माना जाता था, सोम को, ये ध्यान रखना है। सोम देवता को माना जाता है हिंदू धर्म में। देव को हिंदू धर्म में डैश सोमदेव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन का दाता माना जाता था। हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा वैश्विक दर्शन था। और डैश को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता था, यजुर्वेद को कर्मकांड के ग्रंथ के रूप में जाना जाता था। यजुर्वेद की शाखाएं की बात करें तो दो थी। कितने शाखाएं? दो थी। और वैदिक ग्रंथ के अनुसार संग्रहित्री का कार्य था, कोषाध्यक्ष और खजांची का कार्य करते थे। हिंदू धर्म डैश देवता को सृजनकर्ता माना जाता है, तो ब्रह्मा देवता को जो है सृजनकर्ता के रूप में माना जाता है। ऐत्रेय उपनिषद डैश ऐत्रेय अरण्य की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है, तो ऋग्वेद, ये ध्यान रखें। ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रम वेद है जिसमें 10,600 ऋचाएं के डैश सूक्तों को ऋग्वेद के 4 वेदों में से पवित्र वेद है जिसमें 10,600 ऋचाओं के डैश युक्तों के 10 अध्याय जिन्हें मंडल कहा जाता है शामिल है। 10,028 सूक्त इसमें शामिल है, जिससे 10 अध्याय यानी कि मंडल में बांटा गया है। डैश ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है, तो ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है। चारों वेदों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद है। प्रारंभिक हिंदू दर्शन के जीवन के 4 डैश चरण निर्धारित किए गए हैं, तो 4 चरण निर्धारित किए गए हैं। चारों वेदों में से डैश वेदों को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल है, तो यजुर्वेद, ये ध्यान रखने। और उपनिषद शब्द में उप शब्द दर्शाता है, तो निकटता को दर्शाता है। ऋग्वेद के स्रोतों को डैश के रूप में भी जाना जाता है, सूक्त के रूप में। डैश वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है। सामवेद को गाया जाने वाला वेद भी कहा जाता है। और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद ऐसे डैश मंत्र है जिनमें अप्रमाणिक वल्लीखिल्य भजन शामिल है। तो बात करते हैं 10,128 भजन शामिल है, ध्यान रखने। वेदों का अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। निरुक्त भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक् सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती। इसका अर्थ होता है कि इस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है मुंडकोपनिषद से। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद, इसका संबंध डैश से है, तो युद्ध कौशल से है। डैश में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है, तो सामवेद में। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और डैश है, अथर्ववेद है, या ध्यान करें अथर्ववेद है। मुंडकोपनिषद डैश से संबंधित है, तो अथर्ववेद से संबंधित है। और भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली है? तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चली है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की क्वेश्चंस, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जो 6 से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी रिवीजन है और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं मणिपुर, जो भारत का एक राज्य है, देश के डैश हिस्से में स्थित है? पूर्वोत्तर में। वह राज्य जिसकी सीमा तेलंगाना से नहीं लगती है, गुजरात। केरल डैश तट नारियल के पेड़ों के साथ रेखांकित खूबसूरत बैकवाटर है, मालाबार तट, ये ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश की एक तटीय राज्य है जो भारत के डैश में स्थित है, दक्षिण पूर्व में। और झारखंड के पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल है। पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिण अंडमान में। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है।
अब बात करते हैं यहाँ पे मिलान किया करना है। दादर नागर हवेली की राजधानी की बात है, सिलवासा दमन व द्वीप की दमन, लक्षद्वीप की कावरती और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर, ये ध्यान रखना है। सिलवासा का बात करें, दादर नागर हवेली की बात करें तो इसका किसका नाम बदल कर अभी किस राजधानी का जो है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है, तो बात कर रहे हैं किस राजधानी चेंज कर नाम बदल गया है, इसके राजधानी का नाम, ये आपको कमेंट करके बताना है किस यूटी यानी कि राजधानी का जो है यूटी का जो है राजधानी का नाम चेंज किया हुआ है, हाल ही में कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं सिलवासा राजधानी है दादर नागर हवेली की, मिजोरम की राजधानी आइजोल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, और अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है कोच्चि को, अरब सागर की रानी, और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, ये ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर की राजधानी ग्रीष्मकालीन ये श्रीनगर है। लक्काद्वीप सागर को डैश नाम से भी जाना जाता है, लक्षद्वीप के सागर के नाम से। क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप है, और वह भारतीय शहर जिसको मोतियों का शहर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि एक समय में यह केवल बड़े हीरे और प्राकृतिक मोतियों का वैश्विक केंद्र बताया जाता था, तो हैदराबाद, ये ध्यान रखना है। और नदी माजुली जो भारत का पहला एकमात्र द्वीप जिला बन गया है, तो असम जो है बात करते हैं असम में है, विश्व का सबसे बड़ा बात करते हैं जो डेल्टा का निर्माण करता है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, ये ध्यान रखना, जो कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में मिलता है, सुंदरबन डेल्टा, ये ध्यान रखना है। वहीं बात करते हैं अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर औरोविले स्थित है पुदुचेरी में। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर जयपुर है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। असम की राजधानी दिसपुर है। गुजरात का क्षेत्रफल 1,96,024 किलोमीटर है स्क्वायर है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब वही बात करते हैं भारत का वह शहर जिसका उपनाम सिटी ऑफ जो है कोलकाता है, वह आधुनिक भारतीय राज्य इसमें कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र में स्थित है, महाराष्ट्र है। भारत में वह केंद्र शासित प्रदेश जो 2 राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ है। भुवनेश्वर से पूर्व उड़ीसा की राजधानी कहाँ थी? कटक थी। केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, मेघालय नहीं है, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं सन उत्तराखंड अस्तित्व में आया था। उत्तराखंड से 9 नवंबर 2000 ईस्वी में अस्तित्व में था। 2000 ईस्वी में 3 राज्य बना था, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य की बात करें तो दिल्ली है, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं सारनाथ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर पूर्व की 7 बहनों के परिवार में 8वीं बहन सम्मिलित हुई है, सिक्किम 8वीं है, लेकिन 7 बहनों में नहीं है, लेकिन 8वीं के रूप में सम्मिलित है। वह राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा त्रिपुरा है। वह शहर जो भारत की किसी राज्य की राजधानी नहीं है, तो गुवाहाटी जो है किसी राज्य की राजधानी नहीं है। अब बात करें प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करें तो वह शहर जिसको राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है उदयपुर को, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कंप्यूटर को, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर दस नदी के किनारे स्थित है, कृष्णा नदी के किनारे। मयूरगुड़ को हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग पंजीकरण किया गया है। तो मयूर भारत के देश राज्य में स्थित है, केरल में स्थित है। और जीआई टैग की बात करें तो जीआई टैग सर्वप्रथम जो है अधिनियम 1999 के तहत आया था, जिसमें कि 2003 में बात करें सर्वप्रथम दार्जिलिंग के चाय को बात करें तो जीआई टैग प्राप्त हुआ था, ये ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं सर्वाधिक चाय का उत्पादन असम में किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं झेलम नदी के तट पर स्थित है, झेलम नदी के तट पर श्रीनगर है। और त्रिपुरा राज्य के जिले हैं ढलाई और ऊनाकोटी। त्रिपुरा राज्य के जिले हैं। त्रिपुरा राज्य एकमात्र ऐसा राज्य है, यहाँ पे देख सकते हैं हम भारत बना दिए हैं, तो इस तरह करके भारत है अपना। तो यहाँ पे जो है भारत की बात करें तो यहाँ पे जो है 3 राज्यों में केरल त्रिपुरा 3 राज्यों में घिरा हुआ है। एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका जिला एक दूसरे से सटता नहीं है, भारत का एकमात्र जिला है। यहाँ पे तमिलनाडु में भी है और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में भी 3 राज्यों में फैला हुआ है। ये आंध्र प्रदेश में पुदुचेरी है, और बात करते हैं पुदुचेरी केरल में भी है और तमिलनाडु में भी स्थित है, ये ध्यान रखें। पुदुचेरी एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि उसका जिला एक दूसरे से कभी सटता नहीं है, ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें वह हिल स्टेशन जिस पर आपको चेपाड़ा झरना, पेथ मेडू व्यू पॉइंट और अटूकाद झरना मिलेंगे, तो मुन्नार में अमिनी द्वीप और मिनिकॉयडेस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है। लक्षद्वीप का वह शहर जो संतरे के लिए प्रसिद्ध है, तो मशहूर है, तो नागपुर, ये ध्यान रखें। वह स्थान जो अपने गर्म स्रोतों यानी कि स्प्रिंग्स के लिए जाना जाता है, गौरीकुंड अरुणाचल प्रदेश राज्य स्थित है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और रानीखेत हिल स्टेशन की बात करें भारत के किस राज्य में? उत्तराखंड में। यहाँ पे जो है राजा हिंदुस्तानी फिल्म शूटिंग हुआ था, ये ध्यान रखना है। वह भारतीय शहर जिसको गुलाबी शहर पिंक सिटी के नाम से जाता है, जयपुर को। और एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान जो है
श्रीनगर में स्थित है, ये ध्यान रखना है। कश्मीर के सेफ्रॉन टाउन के रूप में जाना जाता है। तो पंपोर यानी कि जम्मू कश्मीर में स्थित है पंपोर, उसे जाना जाता है। अब बात करते हैं वह शहर जिसको वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, तो उदयपुर में स्थित है। राजस्थान में स्थित एक हिल स्टेशन है जो माउंट आबू है, ये ध्यान रखना। माउंट आबू जो है हिल स्टेशन स्थित है, हिल स्टेशन है राजस्थान की। अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की। अब बात करते हैं पॉलिटी क्वेश्चन की। बात करें तो जब लोगों को बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है और सार्वजनिक वस्तुओं को किसी भी प्रत्यक्ष भुगतान मुक्त उपलब्ध कराया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? सार्वजनिक व्यवस्था कहते हैं। वित्तीय वर्ष को बदल कर जनवरी से दिसंबर तक करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। वित्तीय वर्ष से लंबित मतदान के हिस्से के लिए लोकसभा द्वारा किए गए अनुमानित व्यय के लिए अनुदान कहा जाता है, लेखानुदान कहा जाता है। केंद्रीय बजट को आम बजट के साथ साथ प्रस्तावित विलय किस वर्ष किया गया था? 2017-18 में। संस्था का उपयोग करने की आवश्यकता और उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित करना, इन दोनों को संतुलित करने को कहा जाता है सतत विकास। आय के 5 मदों के तहत दी गई आय को जोड़ने के बाद प्राप्त राशि को कहा जाता है सकल कुल आय। भारत विकास मामले में निर्णय लेने और विचार विमर्श करने के लिए सर्वोच्च निकाय के रूप में गठन किया गया है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद गठन किया गया है। इसका स्थापना कब होता है? 1952 में। विकास 52 ऐसे याद करना है। अब बात करते हैं वह संकेत जो आय की असमानता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, गिनी गुणांक। एक अर्थव्यवस्था यदि उत्पादन संसाधनों की कमी से जूझ रही है तो कुल खर्च में वृद्धि कारण होगा सांकेतिक आय और कीमतों में वृद्धि। अब बात करते हैं वित्त मंत्री द्वारा बजट की प्रस्तुति के संदर्भ में सही कथन है, किसी चुनावी वर्ष में बजट 2 बार पेश किया जा सकता है। पहली बार लेखानुदान प्राप्त करने के हेतु कुछ महीनों के लिए और दूसरी बार पूरी तरह से, ये ध्यान रखना है। बात करते हैं वह बजट जिसमें प्रत्येक अवधि के लिए सभी खर्चों को न्यायोचित होना चाहिए, सुनिर्धारित बजट है। रेल बजट के संदर्भ में बात करें सही है, तो रेल बजट की बात करते हैं भारतीय रेल बजट संसद में अलग से प्रस्तुत किया जाता है और इसे अलग से निपटाया जाता है। और प्राप्तियों, आय और व्यय से जुड़ी राशि वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट से जोड़ी जाती है। रेल की प्राप्तियों और व्यय भारत की समेकित निधि का हिस्सा है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। भारत में प्रति व्यक्ति आय कम हो रही है जनसंख्या वृद्धि के कारण। प्राथमिक घाटा को मापा जाता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान पर। भारत के राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत सेवा क्षेत्र है और दूसरा कृषि है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने निर्धारित की कि निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है, वह श्रेणी है आय, निर्धनता, मानव निर्धनता। भारत सरकार की न्यूनतम आय का स्रोत है सीमा शुल्क। केंद्र सरकार की पूंजी बजट प्राप्तियों का व्यय नहीं है कर प्राप्ति। आर्थिक क्रिया नहीं है स्वैच्छिक समाज सेवा की बात करते, आर्थिक क्रिया नहीं है। बीते हुए 90 दशक में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अधिकतर दर थी वर्ष 1996-97 में, जो बात करें अधिकतर दरें थी। बात करते हैं प्रति व्यक्ति चालू कीमतों पर आय वर्ष 2004-05 में सबसे कम थी बिहार में। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है कितना था। और इस समय भारत में आय के अनुमान हेतु आधार वर्ष के रूप में प्रयुक्त होता है 2011 और 12। इसको अब बदल कर क्या कर दिया है 21-22 कर दिया है, ये भी ध्यान रखना है। 11-12 को बदल कर आधार वर्ष को, ये ध्यान रखना है। भारत में बचत में सर्वाधिक योगदान करता है घरेलू क्षेत्र। भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्र का विकरण नोडल एजेंसी है योजना आयोग। वर्तमान में नीति आयोग नोडल एजेंसी है, ध्यान रखना। पहले योजना आयोग था, अब नीति आयोग आ गया 2015 से। 1 जनवरी 2015 में स्थापना हुआ था। आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा की थी केलकर कमेटी ने। भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन दादा भाई नौरोजी ने किया था। आर्थिक नियोजन युग में आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में वृद्धि क्षेत्र का हिस्सा पहले बढ़ा फिर कम हुआ। मार्केट कैप का परिणाम उसके जीडीपी से अधिक है यूएसए की, संयुक्त राज्य अमेरिका की। जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में प्रथम भागीदारी कम, श्रम की भागीदारी कम है, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। राष्ट्र की संपदा में शामिल नहीं किया जाता है मुद्रापूर्ति को। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगुना हो जाए तो वास्तविक आय और परिवर्तित रहेगी। भारत में 2009-10 में
स्वास्थ्य पर लोक व्यय जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 1.09% रहा। 2022-23 में बात करें तो 2.1% रहा था। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये थी। वर्तमान में इसका 20 लाख है। भारत कर्मचारी के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। और भारत की अर्थव्यवस्था ने सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की 2006-07 में। और आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड प्रयोग नहीं किया जा सकता है पते के प्रमाण के रूप में। और समांतर अर्थव्यवस्था देश के कारण उभरती है। कर वंचन, आय में एक छोटी सी वृद्धि का अनुपात जिसे खपत व्यय में वृद्धि होगी डैश के रूप में जाना जाता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के रूप में। उपादान भुगतान प्रवाह कौन राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का आधार बनता है तो आय वितरण कोण पे। और सबसे पहले यह तर्क दिया कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं डेविड रिकार्डो ने। और टपकन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आर्थिक वृद्धि के प्रभावों को नज़रअंदाज करता है तो आय वितरण। और वैयक्तिक आयकरों की कटौती से पहले सभी स्रोतों से व्यक्तियों द्वारा अर्जित कुल आय को निरूपित करता है वैयक्तिक आय। और राष्ट्रीय आय का गणना में निम्न मदों में बाजार मूल्य पर एनएनपी में से घटाया जाएगा तो निवल और प्रत्यक्ष कर को घटाया जाएगा। अब बात करते हैं भारतीय संविधान को लागू क्यों हुआ था तो भारतीय संविधान कब लागू 26 जनवरी 1950 में। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन 1946 में। संविधान सभा भारत का संवैधानिक गणतांत्रिक है क्योंकि इसका कोई वंशानुगत घटक नहीं है। भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब होता है राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। संविधान सभा के वह सदस्य जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था, सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ने कहा था। 24 जनवरी 1950 संविधान के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए जिसमें महिलाएं शामिल थी। तो इसमें 15 महिलाएं शामिल थी, ये ध्यान रखना है। भारत का मूल रूप से संविधान हाथ से लिखा गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा जो हाथ से लिखा गया था। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई जिसे अब कहा जाता है तो संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। संविधान सभा का अंतिम सत्र आयोजित किया था 24 जनवरी 1950 को। दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का संविधान है। और एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है तब भंग कर दी जाती है संविधान सभा। और भारत का संविधान द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। इस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, ये ध्यान रखने। और वह नेता जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से लेकर 47 तक, फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने तो गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसको शॉर्ट में जीबी मावलंकर कहते हैं। मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को देश के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था तो शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा सजाया और निखारा गया था मूल लिखित संविधान भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं देश के मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्तनिर्मित संविधान की गई थी। हस्तनिर्मित संविधान की गई थी नंदलाल बोस यानी कि नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्तनिर्मित संविधान की गई थी। तो ये नंदलाल बोस द्वारा भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया था नीति मार्ग शीर्षक शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी के द्वारा, इसके द्वारा किया गया था, ये ध्यान रखना। भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के 10 देशी रियासतों के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था हैदराबाद के। भारतीय संविधान सभा के परामर्शदाता संवैधानिक सलाहकार थे BN राव।
1939 में यह घोषणा की सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा की ही है, यह कथन है महात्मा गांधी का। भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 में। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को लगा समय, संविधान निर्माण में लगा था समय 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, लगभग 3 साल लगा था। भारतीय संविधान के विषय में यह कथन कि भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, संबंधित है केसी वियर के द्वारा। और संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कथन ऑस्टिन का है। स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसी संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वैश्विक मताधिकार के आधार पर चुना गया हो, यह बयान दिया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी थे, डॉक्टर के.एम. मुंशी। संविधान सभा के मसौदा समिति के सदस्य थे, 7 सदस्य थे, इसमें ध्यान रखने। संविधान की प्रारूप समिति मसौदा समिति यानी कि प्रारूप समिति को ही मसौदा समिति कहते हैं। अध्यक्षता किसने की था? भीमराव अंबेडकर ने। भारत में संविधान सभा डैश में हुए थे। संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में हुए थे। हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष डैश को संविधान दिवस मनाते हैं। 26 संविधान दिवस मनाते हैं, तो बात करते हैं 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस यानी कि कानून दिवस के रूप में, विधि दिवस भी कहते हैं इसे। विधि कहे कि कानून कहे कि संविधान कहे, 26 नवंबर को ही क्या करते हैं, राष्ट्रीय दूध दिवस मनाते हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने डैश को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे 24 जनवरी 1950 को। भारत संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान अपनाया गया था 1950 में। संविधान सभा का 10वां अधिवेशन आयोजित किया था 6 से 17 अक्टूबर 1949 में। दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संस्था सभा में डैश सदस्य थे, 299 थे। संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में डैश वर्ष में परिवर्तित किया गया था 1950 में। और संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी दिल्ली में। भारतीय संविधान सभा की हाउस यानी कि सदन कमेटी के अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारामैया। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा की डैश अध्यक्ष थे, प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष थे। और जीवी मामलंकर भारत की संविधान सभा के डैश अध्यक्ष रहे थे, प्रकार्य समिति के अध्यक्ष रहे थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, भीमराव अंबेडकर रहे थे। अब कुछ करंट हम चर्चा कर लेते हैं, जो आपको ठीक से नहीं दिखे हम उसको पढ़ के सुना देते हैं, जो यहाँ से 1 नंबर जरूर पूछे जाते हैं। 1 नंबर आपको यहाँ से दिला सकते हैं। वही बात कर लेते हैं कि साइबर अपराध के मामले में भारत 10वें स्थान पर है। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का 129वां स्थान है। और भ्रष्टाचार में भारत का 93 नंबर है। और रूल ऑफ लॉ में भारत का स्थान की बात करें तो 79 है। रूल ऑफ लॉ में, कानून में। एशिया पावर में भारत की बात करें, एशिया पावर में भारत का स्थान 3रा है। और जेंडर इनक्वलिटी में भारत का स्थान की बात करें तो 108 है, यहाँ पे देख सकते हैं 108 है। और HDI ह्यूमन इंडेक्स मतलब मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 134वां है। और इंटरनेट शटडाउन में भारत का स्थान की बात करें तो कोई भी यानी कि कोई भी मामला होता है मतलब भारत में, तो सब पट से क्या होता है, इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है। और प्रकृति संरक्षण में भारत का स्थान की बात करते हैं 176 है। अब आपको बताना है प्रेस फ्रीडम में भारत के स्थान कौन सा है, ये कमेंट करके बताना है आपको प्रेस फ्रीडम में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।